हाय स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो में हम लोग जो खास करके पढ़े थे वो अप टू हम लोग का जो डिस्कस हुआ था वो था वॉइसेस ऑफ डिस्कवरी तक का, कि किस तरह से अदर अदर प्लेस का अदर अदर जगह का जो था ना, बहुत सारे पीपल उस में किस तरह से उन लोगों ने क्या किया था तो डिस्कवरी किया था। तो ये वॉइस ऑफ डिस्कवरी में हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। अब आती है पॉइंट हम लोग का जो है वो, अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो पॉइंट हम लोग का है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। कौन सा पॉइंट है ये? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक चीज हम लोग को ये चीज देखना पड़ेगा, एंड एवर इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पॉइंट इससे रिलेटेड लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका मीनिंग भी समझते हैं और फिर आगे चलते जाते हैं। No, and an ever increasing volume of a trade meant that more goods had to be produced in a shorter time to meet the demands of the market. ये जो an ever increasing of trade का जो मतलब दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? ये चीज जानना जरूरी है आप लोग के लिए भी, कि जब कभी भी more goods had to be produced in a shorter time, मतलब ज्यादा से ज्यादा गुड्स को हम शॉर्टर टाइम में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपका एनेबल ये चीज आपको कहलाता है। और जो डिमांड है उस डिमांड को हम लोग कैसे शॉर्टर टाइम में एक तरह से इसको कंप्लीट करते हैं, ये हो गया हम लोग का एनेबल इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड का, ये ट्रेड का। अब हम लोग आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। उस समय में अगर हम लोग ट्रेड की बात करें, चाहे एवर इंक्रीजिंग ऑफ ट्रेड की बात करते हैं ना, तो उस समय में खास करके मीट द डिमांड ऑफ द ये मार्केट के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तरह का प्रोडक्शन था, एक डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा जो था वो द फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का। इसके अंदर में क्या था, ये चीज ध्यान से सुनना है। तो डोमेस्टिक अंडर जो सिस्टम था प्रोडक्शन का, तो अंडर विच द आर्टिसंस कलेक्टेड द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द मर्चेंट। इसमें क्या होता था, जो आर्टिसंस वगैरह होते थे ये लोग रॉ मटेरियल्स क्या करते थे, मर्चेंट से कलेक्ट करते थे। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा सामान जिसको कहते हैं हम लोग, ये सारे के सारे ये लोग मर्चेंट से क्या करते थे, लेते थे। एंड मेक गुड्स एट होम यूजिंग हर और हिज बेयर हैंड्स और एट द बेस्ट सम सिंपल टूल्स। और ये लोग उस रॉ मटेरियल को लेकर के अपने घरों में जाते थे और घर में जाने के बाद में उसको ना वो लोग अपने बेयर हैंड से वो लोग उस सामान को प्रोडक्ट करते थे, मतलब एक तरह से बनाते थे, उसी को लेकर के सिंपल टूल से। एंड देन सप्लाइड द फिनिश गुड टू बी द मर्चेंट। और फिर कहते कि जो फिनिश गुड होता था ना उसको लोग क्या करते थे, मर्चेंट के पास में सप्लाई करते थे। एंड कुड नॉट मीट द ग्रोइंग द डिमांड्स ऑफ द मार्केट। कहते कि इसके बाद में भी उससे क्या था, तो एक तरह से कोई ज्यादा से ज्यादा उस तरह का डिमांड जो होता था ना, वो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में उस तरह का डिमांड वगैरह बहुत ज्यादा इस तरह का होता नहीं था। A strong need was therefore felt for a new system of the production। तो जब वहां पर मार्केट में इस चीज की मतलब ज्यादा डिमांड नहीं होती थी, तो वहां पर एक फीलिंग ऐसा हुआ कि ना अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया सा कोई सिस्टम ऐसा प्रोडक्शन का निकालेंगे जिससे क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सामान भी बनेगा और एक अच्छा सा भी रहेगा, जिसको क्या किया जा सकता है, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्शन को हम लोग आगे भी दे सकते हैं। तो वो नया सिस्टम बना आपका द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या सिस्टम बना, द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इस सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो फैक्ट्री सिस्टम प्रोडक्शन क्या था कि इट वाज डेवलप इन द 18th सेंचुरी। ये खास करके आपका 18th सेंचुरी में इस चीज को ना डेवलप किया गया था। एंड रिच मर्चेंट्स सेट अप द फैक्ट्रीज, installed newly the invented as the machine, bought the raw material from the market and employed workers on the wages to be the produce the goods on the machine। अब इस सिस्टम में क्या हुआ, तो जो भी वहां पर में सारा का सारा सामान, वैसे ही रॉ मटेरियल्स वगैरह तो खरीदे गए। रिच मर्चेंट ने क्या किया, रिच जो मर्चेंट होते थे, जो बड़े बड़े सौदागर होते थे, बिजनेसमैन होते थे, इन लोगों ने क्या किया, फैक्ट्री को एक तरह से सेटअप किया। फैक्ट्री को सेटअप करने के बाद में ये लोग इंस्टॉल न्यूली इन्वेंटेड जो मशीन थे वो सब लगाया गया, रॉ मटेरियल्स लाया गया मार्केट से, और इसको काम करने के लिए वहां पर में इसमें एम्प्लॉयज वगैरह को भी लाया गया। इस तरह से फैक्ट्री सिस्टम में काम स्टार्ट हो गया। 9 इसके बाद में क्या होता है,
on a basis to be the produce the goods on the machine. So this development is known as the industrial revolution. और इसी को ना एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का नाम भी दिया गया। ये जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन हुआ जिसमें कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सा लार्ज नंबर में होने लगा, यहीं से इस सिस्टम को, इस डेवलपमेंट को एक तरह से नाम दिया गया और दैट इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यहीं से ये आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहलाया। So it is called a revolution because it marked a radical change from the domestic system of the production. कहते हैं कि इनको एक तरह से रिवोल्यूशन इसलिए क्या कहा गया क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होने से ना इसमें क्या होने लगा, तो बहुत सारी सी रेडिकल चेंजेस होने लगी और डोमेस्टिक सिस्टम में जो था वो चेंजेस होने लगा, इसलिए ये आपका एक तरह से रिवोल्यूशन जो था वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना गया। अब जो हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अब एक पॉइंट यहां पर में आता है आखिर कि ये जो आपका खास करके इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ था उसके लिए सिर्फ इंग्लैंड को ही क्यों चूज किया गया, इसके पीछे भी बहुत सारा सब कारण है, क्या है नहीं है वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पॉइंट ये आपका हुआ इंग्लैंड, मतलब आखिर इंग्लैंड ही क्यों, तो बिकॉज द इंडस्ट्रियल, ये तो हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन हुआ था इंग्लैंड का मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में। ये कब स्टार्ट हुआ था, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में, ओके। एंड इंग्लैंड एट दिस टाइम वाज इज एन एडवांटेजियस पोजीशन टू बी द स्टार्ट एंड द सस्टेन एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और उस समय में इंग्लैंड ही एक ऐसा जगह था, ऐसा कंट्री था जहां पर में इस चेंजेस को, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए ना वो एक मेन पॉइंट माना गया था। बहुत सारा सा कारण था, इसमें से कुछ कुछ कारण का हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंग्लैंड हैड एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली द कोल एंड द आयरन नीडेड फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंग्लैंड के पास में ना कहते हैं कि एबंडेंट सोर्सेज वगैरह हुआ करती थी जिसमें आपका कोल और आयरन का बहुत ही जरूरत था उस समय में, और ये कोल और आयरन उस समय में यहीं पे इंग्लैंड में आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलता था। सेकेंड पॉइंट, इट हैड ए स्टेबल द गवर्नमेंट व्हिच इनकरेज द ट्रेड एंड द कॉमर्स। कहते हैं कि वहां पर भी ना उस समय में एक तरह से स्टेबल गवर्नमेंट थी जो इनकरेज करता था किसके लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए। And thus the British traders and the merchants were given the liberty to trade as they liked. उस समय में ना ब्रिटिश ट्रेडर्स को, इन सबको ना एक तरह से जो वहां की जो गवर्नमेंट थी खास करके ना, वो गवर्नमेंट क्या करती थी, इन मर्चेंट को एक तरह से लिबर्टी देती थी कि जिस तरह से उनको चाहिए था वो उस तरह की छूट वगैरह जो भी था वो सब कुछ दिया जाता था। थर्ड नंबर पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो विद द एबोलिशन ऑफ द सर्फडम इन द 18th century a large number of the people became the free। कहते कि सर्फडम जब हुआ था ना तो बहुत सारे पीपल ऐसे थे ना उस समय में जो एक तरह से फ्री हो चुके थे, उनके पास में ना जो मतलब एक तरह से आजादी का जो था ना वो ये मतलब एक तरह से देखने लगे थे कि अब इन लोगों के पास में क्या है नहीं है, काम आगे क्या करेंगे ना करेंगे। तो सर्फडम हुआ था 18th सेंचुरी में, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो था वो फ्री हो चुके थे। सो दे मूव टू बी द सिटीज लुकिंग फॉर द वर्क, और ये लोग यहाँ से मूव करके सिटीज की तरफ जाते थे, किसके लिए, तो अपना काम देखने के लिए कि अगर उसको काम वहां पर में है या नहीं है। एंड दस द चीप लेबर वाज इजली अवेलेबल। तो उस समय में ना एक तरह से इंग्लैंड में आपका चीप लेबर जो था वो भी एक तरह से मतलब पाया जाता था, मतलब सस्ते में लेबर वगैरह मिल जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इट्स स्ट्रॉन्ग नेवी embark on the policy of the geographical expansion। कहते हैं कि उस समय में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वगैरह थे ना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट खास करके क्या करते थे, इसके पास जो स्ट्रॉन्ग नेवी थी और वो पॉलिसी जो था वो ज्योग्राफिकल एक्सपांशन पर भी लोग काम करते थे। सो दिस लेड टू बी द रैपिड द कोलोनाइजेशन विद द एनेबल द इंग्लैंड टू गेट द चीप रॉ मटेरियल्स एंड फ्रॉम द कंट्रीज इट्स कोलोनाइज। वहां से क्या होता था, एक कंट्री से इनको चीफ जो था ना इस तरह से रॉ मटेरियल्स वगैरह लाने में या ले जाने में ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ करता था। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, एंड एटमॉस्फेयर की भी इसमें बात आती है, बहुत सारी सी बात होती है सब जगह का, एटमॉस्फेयर भी सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि सपोज कहीं पर मैं ऐसा जगह जहां पर मैं खाली हमेशा पानी वगैरह होता रहे, बरसात वगैरह होता रहे, तो क्या वहां पर कोई इंडस्ट्री वगैरह ग्रो अप हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को ग्रो अप होने के लिए वहां का एटमॉस्फेयर भी चाहिए, सन का लाइट भी चाहिए,
सब कुछ चाहिए। अगर पानी होता रहेगा तो फिर ये लोग जो सामान वगैरह लाएंगे वो कैसे लाएंगे? अगर ले भी ले के चले भी आए तो फिर सामान को वो लोग कहां, वहां से जो प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा उस फिनिश गुड्स को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा? इसके लिए एटमॉस्फेयर का भी बहुत बड़ा रोल था। तो उस समय में जो खास करके इंग्लैंड में हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इंप्रूव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम in the form of the canals and the road, they helped the England become the first industrialization nation. तो उस समय में अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे यहाँ के एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये सब सारा का सारा चीज एक तरह से सिस्टम ठीक था, ट्रांसपोर्ट वगैरह इंप्रूव थे, इसलिए कैनल्स के थ्रू, चाहे रोड्स के थ्रू, अगर हम लोग कहना उसमें हमें, तो कैनल्स के थ्रू और रोड्स के थ्रू ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जो भी फिनिश गुड हुआ करता था उनको ये लोग पहुंचाने में हमेशा ही सफल हो पाते। तो इसीलिए इंग्लैंड को उस समय में एक तरह से ये जगह को चूज करना पड़ा, इंग्लैंड को चूज करना पड़ा, और इसलिए ना इंग्लैंड को एक तरह से फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन का भी नाम से जाना जाता है। अब जो हम लोग करने के लिए जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो मेजर इन्वेंशन। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि आखिर मेजर इन्वेंशन क्या था, क्या क्या सारा चीज का इन्वेंशन उस समय में हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट टू बी द मैकेनाइज्ड। अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो ये सबसे पहला ऐसा था जो कि मैकेनाइज किया गया था। जेम्स हरग्यू का नाम हम लोग जानते हैं, जो कि एक तरह से स्पिनिंग जेनी के नाम से उन्होंने ये बनाया था, उस समय में इन्वेंशन किया था। अगर हम लोग रिचार्ड आर्कवार्ड राइट्स का बात करें तो ये वाटर फ्रेम इन्होंने बनाया था, इन्वेंशन किया था। अगर हम लोग सैमुअल क्रॉम्पटन का बात करें तो ये स्पिनिंग म्यूल का भी इन्होंने बनाया था। एडमंड कार्टराइट्स की बात करें तो ये पावर लूम का भी इन्वेंशन इन्होंने किया था। जॉन केस का बात करें तो ये लोग फ्लाइंग शटल वगैरह जो थे ना, ये इस तरह से एक के बाद एक ये सारे के सारे इन्वेंशन वगैरह उस समय में जो था वो किया गया था। और बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन वगैरह उस समय में हुआ था जो कि इंक्रीज हुआ था प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ में। अगर हम लोग लैंडसाइड की बात करते हैं और यॉर्कशायर की बात करते हैं, तो ये टू मेन सेंटर माना गया था उस समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। तो लैंडसायर और यॉर्कशायर ये दो आपका मेन सेंटर बन गया, किस चीज के लिए? तो टेक्सटाइल का ये एक तरह से मेन सेंटर उस समय में जो था ना, ये एक तरह से बना हुआ था। द इंप्रूव्ड स्टीम इंजन की बात करो तो जेम्स वाट का नाम हम लोग जानते हैं, इन्होंने ही स्टीम इंजन उस समय में जो था एक तरह से बनाया था। Was to replace the water and the horsepower in the main industries. जॉर्ज स्टेफेंसन का अगर नाम लेते हैं हम लोग तो स्टीम पावर लोकोमोटिव उन्होंने ही किया था, इन्वेंशन किया था उस समय में, जो कि हेल्प हुआ था एक तरह से ट्रांसफर ऑफ द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस के लिए। उस समय में आपका द इन्वेंशन सच एज द सीड ड्रिल्स और हॉर्स व्हील, ये नाम दिया गया सीड ड्रिल्स एंड हॉर्स व्हील। ये दो चीज जो था ना उस समय में ये इंप्रूव किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। अब आती है बात ये सीड ड्रिल का। ये सीड ड्रिल जो था उस समय में, ये सीड ड्रिल होता क्या था खास करके? तो ये भी ना एक तरह से सीड ड्रिल के बारे में कहा गया कि ये एक तरह से ना मशीन हुआ करता था, अ मशीन और द मैकेनिकल ये सीडर दैट दे अलाउ द सीड टू बी द प्लांटेड दे इजीली डीप इनटू बी द अर्थ। ये एक तरह से ना अलाउ करता था सीड को, वो भी कहां पे? तो मिट्टी के अंदर में सही से प्लांटेशंस के लिए। अगर हॉर्स खोई की बात करो तो ये एक तरह से ना किल्ड वीड्स कहा जाता था, इसको एक तरह से किल्ड वीड्स कहा जाता था। तो इस तरह से मशीन वगैरह भी उस समय में जो थे वो इन्वेंशन हुए थे, इसलिए हम लोग इसको मेजर इन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ग्रेजुअली स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड द मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका जापान से लेकर के यूनाइटेड स्टेट से लेकर के बहुत सारा ऐसा जगह था जहां पर भी ये क्या हुआ तो एक तरह से फेमस होते चला गया और ये इंडस्ट्री इस तरह से इन्वेंशन होते चली गई।